नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री आज यहाँ से आपको आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, आज जो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कि किस तरह से यूरोपियंस का भारत में आगमन हुआ। वो कौन कौन सी कंट्रीज थी जो भारत देश में आई, उन्होंने यहाँ पर आकर क्या किया, कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज खोली, इनके बीच में भारत को लेकर क्या खींचातान रही, वो सारा आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट का मतलब क्या है? यूरोपियंस का आगमन। कौन कौन यूरोपियंस हमारे देश में आए, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस तरीके के क्वेश्चन। और जो पहले जो आया वो अंत में यहीं रहा या यहां से गया, ये भी क्वेश्चन बनता है। पहले कौन आया और भारत से आखिरी में कौन गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो हमको ईयर्स याद रखने हैं, कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ कहाँ कब कब आ रही है, उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि डिफिकल्ट है क्वेश्चन पेपर, कभी कभी डिफिकल्ट आ जाता है, तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि ये जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन अगर मैं बोलूं, अगर लिखा तो आपके सामने है, पर मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट नंबर पर पोर्तुगीज आए थे, आपके सामने लिखा भी हुआ है, फिर भी मैं लिख लेता हूं। पहले नंबर पर पोर्तुगीज आए, दूसरे नंबर पर हमारे देश में डच के लोग आ रहे हैं, तीसरे नंबर पर हमारे देश में ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स। फोर्थ नंबर पर हमारे पास यहाँ डेनिश, डेन या डेनिश लोग आ रहे हैं। और पांचवें नंबर पर हमारे देश में आए फ्रेंच। तो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज के लोग समय समय पर भारत में दाखिल हुए। पहले कौन, दूसरे नंबर पर कौन, तीसरे नंबर पे कौन, फोर्थ नंबर पे कौन, फिफ्थ नंबर पे कौन, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। अब पहले नंबर पर कौन लोग आए हैं? पुर्तगाल के लोग। आप जानते हो पुर्तगाल कंट्री है यूरोप में। उसके बाद डच के लोग आए हैं। डच को बोला जाता है आपका नेदरलैंड्स। डच को क्या कहते हैं हम आज के टाइम पर? नेदरलैंड्स। उसके बाद ब्रिटिशर्स हैं, ये तो आप भली भांति जानते हो। उसके बाद डेनिश है। डेनिश क्या है? डेनमार्क। डेनिश कौन सी कंट्री है? डेनमार्क। और उसके बाद फ्रेंच है। अब यहाँ पर ईयर लिखे हुए हैं। सबसे पहले पोर्तुगीज हमारे देश में आ रहे हैं 1498 में। पोर्तुगीज वर द फर्स्ट एंड लास्ट टू गो फ्रॉम इंडिया। ये फर्स्ट थे, पहले पहले नंबर पर यही आए, फर्स्ट एंड लास्ट टू गो फ्रॉम इंडिया। भारत देश में पहले आए और आखिरी में भी गो फ्रॉम इंडिया, और आखिरी में भारत देश छोड़कर यही लोग गए हैं 1961 में। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पोर्तुगीज का ईयर है 1498। डच, जैसे मैंने बोला, नीदरलैंड्स, ये 1605 में भारत में आए। ब्रिटिशर्स 1608 में भारत में आ रहे हैं। डेनिश, डेनमार्क के लोग 1620 में, और फ्रेंच के लोग 1668 में हमारे देश में आ रहे हैं। तो पहले कौन आया? पोर्तुगीज आए। और लास्ट में भी कौन गया हमारे देश से? पोर्तुगीज ही यहां से जा रहे हैं। हमने 1961 में ऑपरेशन विजय करके इनको यहां से निकाला था, वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको ईयर्स याद रखने हैं। ये टाइमलाइन है किसका? अराइवल। ये अराइवल का टाइमलाइन है, पहले कौन, दूसरे नंबर पर कौन। अब दोस्तों, आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि पहले कौन आया। दरअसल ये लोग व्यापार करने के लिए भारत में आ रहे हैं, और व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो इन्होंने अपनी अपनी कंपनीज बनाई हुई हैं। और इन्होंने अपनी कंपनीज कौन से ईयर में बनाई है? अपने देश में बनाई है या भारत देश में आके बनाई? हालांकि इन्होंने अपने देश में ही कंपनीज बना ली हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। तो कौन से ईयर में पोर्तुगीज कंपनी बनी है, कौन से ईयर में डच कंपनी बनी है, कौन से ईयर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ी है, वो अगली वाली स्लाइड पर है, जैसे हम देखते हैं यहां पर। तो आपको ये यहां पर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोर्तुगीज कंपनी। यहां पर लिखा हुआ है पोर्तुगीज कंपनी। पोर्तुगीज कंपनी ट्रेड पर्पस की अगर हम बात करें, तो पोर्तुगीज कंपनी जो है वो बनी कब है? वो बनी है आपके पास 1498 में। यहां पर स्क्रीन पे लिखा है पोर्तुगीज कंपनी 1498 में बनी, जबकि भारत में भी ये लोग 1498 में ही आ रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो कंपनी बनी है, ईयर वाइज देखें अगर हम सीक्वेंस में, तो ये पहले नंबर पर बनी है। अगर ईयर वाइज हम सीक्वेंस में देखें, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी, जबकि भारत देश में ये कब आए? ये इंडिया में आए हैं 1608 में। इस बात को याद रखना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बन चुकी है, जबकि भारत में वो 1608 में आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप यहां देखो,
तीसरे नंबर पर जो कंपनी बनी है वो बनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी है? 1602 में। जबकि भारत में डच के लोग कब आ रहे हैं? 1605 में। तो 1602 में कंपनी बनी और 1605 में ये भारत देश में आए। उसके बाद फोर्थ नंबर पर अगर आप देखोगे तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बन रही है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बन रही है। जबकि डेनिश के लोग कब आ रहे हैं हमारे देश में? 1620 में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फ्रेंच कंपनी 1664 में बन रही है। जबकि भारत देश में ये कब आ रहे हैं? 1668 में। तो आपको ये याद रखना है, पहली कंपनी पोर्तुगीज कंपनी बनी है, दूसरी कंपनी बनी है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सीक्वेंस में याद रखना है। दूसरी कंपनी बनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये आपकी कब बनी है? 1600 में। ये तो 1600 पे बनी है। तीसरे नंबर पर कौन सी बनी है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरे नंबर पर बनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है आपकी 1602 में। उसके बाद अगर आप देखो तो यहां पर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्थ नंबर पर बनी है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी है? उसका ईयर आपके सामने है 1616। और अंत में बनी है आपकी फ्रेंच कंपनी, अंत में बनी है ट्रेड पर्पस के लिए फ्रेंच कंपनी, जो भारत, जो कहां कब कितने साल में बनी? 1664 में। तो ये कंपनीज हैं, ये जो मैंने लिखा ये कंपनीज का ईयर है। ईयर्स आपको याद रखने हैं, ईयर्स एग्जाम में पूछते हैं, कौन सी कंपनी कब बनी, कौन सी कंपनी कब बनी। अब अगर हम इनकी अराइवल की बात करें तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में अराइवल बता दिया है, मैं एक बार फिर बता देता हूं। अगर मैं अराइवल की बात करूं तो पहले नंबर पर कौन आया है? पोर्तुगीज आए। पहले नंबर पे कौन आया? पोर्तुगीज आए। दूसरे नंबर पर कौन आया हमारे देश में? डच आए। ये पहले नंबर पर रहे अराइवल में, ये दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर कौन आए? ब्रिटिशर्स। तीसरे नंबर पर ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, ये थर्ड नंबर पर आ रहे हैं। उसके बाद आपके देश में कौन आ रहा है? डेनिश, डेनमार्क के लोग आ रहे हैं। और फिफ्थ नंबर पर हमारे देश में कौन आ रहा है? फ्रेंच, फ्रांस के लोग आ रहे हैं, फ्रेंच। तो आपको ये याद रखना है। देखो, पोर्तुगीज कंपनी, कंपनी कंपनी का ईयर और अराइवल, पहले कौन, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन, फोर्थ नंबर पे कौन और फिफ्थ नंबर पे कौन, ये आपको याद रखना है। और इनका कंपनीज का ईयर है। आई होप ये समझ गए होंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। अगली हम स्लाइड पे चलते हैं। तो अब यहां पर हमने ये देखा कि कौन कौन से देश कैसे, कौन कौन से देश, पहला कौन आया, दूसरा कौन आया, ये आपने समझ लिया। इनकी कंपनीज का ईयर एस्टेब्लिशमेंट क्या है वो भी हमने देख लिया। अब सवाल ये आता है, अगर भारत देश में यूरोपियंस का आगमन हुआ है तो वो किस पर्पस के लिए हुआ है? तो यहां पर जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड यूरोपियंस कम टू इंडिया, तो इसका सिंपल का आंसर है, पर्पस क्या था उनका? ट्रेड, व्यापार करना। भारत में ये ट्रेड करने के सिलसिले से आए थे। और ट्रेड में भी किसका? स्पाइसेस का। ट्रेड भी किसका? स्पाइसेस का। मसालों का ट्रेड करने के लिए, मसालों का ट्रेड करने के लिए भारत में दाखिल हुए हैं। बेसिकली स्पेशली किसका? मसालों का ट्रेड करने के लिए भारत में दाखिल हुए हैं ये लोग। तो मेन मकसद है इनका क्या करना? व्यापार करना भारत से। क्योंकि उस समय भारत के जो मसाले थे, सिल्क था, ये काफी डिमांड में था यूरोप में। तो इसी वजह से ये लोग भारत को ढूंढना चाहते थे और उन्होंने समुद्र के रास्ते ढूंढा। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि पहले ट्रेड नहीं होता था, इनके आने से ही ट्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको एक जगह है टर्की में, एक जगह है, आज वो टर्की है, आज देश वो टर्की है, पर वहां पर एक जगह होती थी जिसको बोला जाता था कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या जगह थी? कॉन्स्टेंटिनोपल। इस कॉन्स्टेंटिनोपल को 1453 में हथिया लेता है कौन? ऑटोमन एम्पायर। अब मैं ये आपको ये जो कहानी बता रहा हूं कॉन्स्टेंटिनोपल की, ये कहानी इस तरह से है कि अगर आप भारत का मैप देखते हो, अगर आप इंडिया का मैप देखते हो इस तरह से, तो तो यहां पर क्या था? यहां पर मिडल ईस्ट में, यहां यहां एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। तो भारत से जो सामान था वो यहां जमीन के रास्ते कॉन्स्टेंटिनोपल से होते हुए कहां पहुंचता था? यूरोप में पहुंचता था। कहां पहुंचता था? यूरोप में पहुंचता था। और इस जगह का नाम मैंने क्या बताया? कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या है जगह? कॉन्स्टेंटिनोपल। नोट्स में मेंशन किया हुआ है कॉन्स्टेंटिनोपल। तो यहां से भारत से सामान कॉन्स्टेंटिनोपल होते होते कहां पहुंचता था? यूरोप में पहुंचता था। फिर साल आया 1453 और इस कॉन्स्टेंटिनोपल को हथिया लिया जाता है किसके द्वारा? ओटोमन अंपायर के द्वारा। किसके द्वारा हथिया लिया जाता है इसको? ओटोमन अंपायर के द्वारा। ओटोमन अंपायर के द्वारा इसको हथिया लिया जाता है।
अब हुआ क्या, जब इस कॉन्स्टेंटिनोपल पर ओटोमन एम्पायर का कब्जा होता है, तो यहां से जो यहां के रास्ते यूरोप में जो सामान जाता था, तो इस एम्पायर ने क्या किया, जब इनके कंट्रोल में आ गया तो इन्होंने यहां टैरिफ्स बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा दी, ड्यूटीज बढ़ा दी। इस कारण से क्या हुआ, जो सामान यहां से यहां जा रहा है कॉन्स्टेंटिनोपल में, टैरिफ बढ़ाने से वो यूरोप में महंगे दामों में बिकना शुरू हुआ। और साथ में ही इन्होंने, इस ओटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर पूरा कंट्रोल कर दिया। अब जमीन का रास्ते जो ट्रेड हो रहा था उस पर क्या लग गई, लगाम लग गई, और सारा कंट्रोल अब किसके पास है, ओटोमन एम्पायर के पास है। अब यूरोपियंस को यह लग रहा था कि किसी भी तरीके से हमको व्यापार के लिए, भारत के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और वो और रास्ता समुद्र से ही पॉसिबल था, क्योंकि लैंड के इन्होंने, लैंड तो ओटोमन एम्पायर ने ब्लॉक कर दिया था। तो यही कारण बना कि फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समुद्र में, समुद्र से ये लोग भारत की तलाश में निकले, और भी बड़ी सारी तलाश में निकले, क्योंकि एशिया से सामान यूरोप जा रहा है, बीच में कॉन्स्टेंटिनोपल है, उसको हथिया लिया गया है। अब इनको जरूरत लग रही थी कि इनको क्या करना है, नए रास्ते ढूंढने हैं, और ताकि वो एशिया और भारत तक पहुंच सके, और नए रास्ते में समुद्र का ही इनको रास्ता उस समय देखने को मिलना था। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मेन जो हमारा फोकस है वो क्या है, इन यूरोपियंस का भारत में ट्रेड करो। अब क्या कारण बने थे, एक कारण तो मैंने आपको बता दिया, कॉन्स्टेंटिनोपल ओटोमन एम्पायर के हाथ में आ गया, और बड़े सारे कारण थे, कुछ पुल फैक्टर्स थे जो भारत की तरफ इनको अट्रैक्ट कर रहे थे। भारत की तरफ इनको अट्रैक्ट कौन सा फैक्टर कर रहा था, इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया। भारत में उस समय, भारत उस समय रिच प्रोविंस हुआ करता था, भारत उस समय रिच प्रोविंस हुआ करता था, पैसों की भारत में कोई कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा यहां पर वेल्थ थी, और यूरोपियंस इस बात को लेकर काफी अट्रैक्ट हो रहे थे भारत के लिए। उसके बाद भारत के जो स्पाइसेस हैं, हाई डिमांड फॉर स्पाइसेस, भारत के जो मसाले हैं उनकी डिमांड यूरोप में थी, कैलिकोस की डिमांड थी, सिल्क की डिमांड थी, प्रीशियस स्टोन्स या पोर्सलेन। तो ये जो भारत का सामान है, ये यूरोप में, जो ये सामान हमने लिखा है, ये जो सामान लिखा है आपके नोट्स में, इस सामान की हैवी डिमांड थी यूरोप में। और अब क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल जाने के बाद ये सामान यूरोप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो अब इनको, यूरोपियंस को लग रहा था कि हमको वाकई कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ताकि हम भारत या एशिया तक किसी भी तरीके से क्या कर सके, पहुंच सके। और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी भारत में अच्छी खासी थी। और क्या पुश फैक्टर्स हैं, और क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो यहां पर देखना है पुश फैक्टर्स में और क्या कारण बनेंगे, व्हाई डिड यूरोपियंस कम टू इंडिया, और क्या फैक्टर्स हैं, जैसे यूरोपियन एडवांसेस इन शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। यूरोप के लोगों ने एडवांसमेंट हासिल कर ली थी, किसमें, नेविगेशन सिस्टम में। यूरोप के लोगों ने नेविगेशन सिस्टम में एडवांसमेंट हासिल कर चुके थे। क्यों कर चुके थे, क्योंकि लैंड लैंड से जो ट्रेड होता था वो रूट ब्लॉक हो चुका था। अब इनको कहीं ना कहीं से एशिया या भारत की तरफ आना था, और वो समुद्र के रास्ते ही पॉसिबल था। इस वजह से इन्होंने अपने नेविगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये नेविगेशन सिस्टम में एडवांसमेंट हासिल कर चुके। और फिर उन्होंने शिप बिल्डिंग भी स्टार्ट कर दी थी 15th सेंचुरी में, क्योंकि समुद्र का रास्ता शिप से ही संभव था। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है, यूरोप में रेनाइंसा आ रहा है। यूरोप में क्या आ रहा है, रेनाइंसा, मतलब रेनाइंसा का मतलब लोग पुरानी सोच से निकलकर नई सोच में आ रहे हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो रहा है, रिलीजियस रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और भी बड़ी सारे तौर तरीके, नए नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो यूरोप में एक रेनाइंसा है, एक चेंज है, और वो लोग भी चाह रहे हैं कि हमें नया रास्ता ढूंढना चाहिए एशिया या भारत के लिए। तीसरा मैंने आपको बताया, अभी जो कहानी बताई कॉन्स्टेंटिनोपल की, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है दोस्तों, आपको याद रखना है, कॉन्स्टेंटिनोपल आज का इस्तांबुल है। कॉन्स्टेंटिनोपल आज का इस्तांबुल है, एक एरिया जो तुर्की के पास पड़ता है, तुर्की के पास। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल आज का इस्तांबुल है, और जो आज का इस्तांबुल है वो पहले कॉन्स्टेंटिनोपल से जाना जाता था, जहां से ट्रेड होता था, और ओटोमन एम्पायर ने इसको ब्लॉक कर दिया था। ओटोमन सल्तनत ने इसको ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से मसालों का जो ट्रेड हो रहा था वो बाधित हुआ था, यूरोप तक सामान नहीं पहुंच पा रहा था। यही कारण है कि यूरोपियन समुद्र के रास्ते एशिया और भारत को खोजने निकलेंगे। और साथ में जब इनका एडवांसमेंट हो गया है नेविगेशन सिस्टम में, शिप बिल्डिंग में, तो इन्होंने बड़े सारे सी रूट्स तलाश लिए हैं, जैसे ब्राजील की डिस्कवरी हो चुकी है, अमेरिका की डिस्कवरी हो चुकी है, फिर धीरे धीरे भारत तक ये लोग पहुंचेंगे, और न्यूजीलैंड की भी डिस्कवरी इन्होंने सी रूट्स के माध्यम से कर ली। तो आपको जो याद रखना है, ब्राजील, अमेरिका, इंडिया और न्यूजीलैंड, इसकी डिस्कवरी भी इसी 15th सेंचुरी के अराउंड हो रही है। तो कारण क्या थे, क्यों यूरोपियंस भारत में
आए, भारत के पास अच्छी खासी वेल्थ है, भारत का सिल्क, मसाले, प्रीशियस स्टोन्स, इनकी हैवी डिमांड है यूरोप में, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी हैं। मोर ओवर यूरोपियंस ने एडवांसमेंट हासिल कर दी थी शिप बिल्डिंग और नेविगेशन सिस्टम में। यूरोप में रिनाइंसा आ रहा है और साथ में कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर दिया गया था। लैंड रूट ब्लॉक हो चुका था, ट्रेड रूट जो जमीन के रास्ते ब्लॉक हो चुका था। अब जरूरत थी तो नए रास्ते खोजने की, और नया रास्ता समुद्र से ही पॉसिबल था। तो धीरे धीरे करके ये लोग भारत में आएंगे। अब यहां पर ये देखो, द पोर्तुगीज इन इंडिया, भारत में जो आने वाले लोग हैं पोर्तुगीज हैं, और ये कब तक रहेंगे? 1498 से 1961 तक। तो पहला जो लाइन है आपको याद रखनी है फॉर योर नोट्स, नोट्स आपको बनाने हैं, आप चाहे तो पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं। तो नोट्स पे आपको फोकस करना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, एग्जाम मुश्किल हो सकता है। अब आपने देखा है खुद क्वेश्चन पेपर कि किस तरह से एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा तो हमसे एग्जाम नहीं निकल सकता। द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू अराइव, भारत में आने वाली पहली यूरोपियन पावर्स कौन थी? पोर्तुगीज। एंड द लास्ट टू लीव इंडिया, ये आए भी पहले थे और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली ही लोग भारत से गए हैं। अब हुआ क्या? मैंने जैसे आपको बताया कि लैंड ट्रेड रूट ब्लॉक हो चुका है, कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर चुके हैं ओटोमन अंपायर। अब यूरोपियंस को लग रहा है कि हमको नया रास्ता ढूंढना है एशिया और भारत की तरफ, और नए रास्ते में समुंदर ही उनको एक ऑप्शन दिख रहा था कि किस तरह से हम समुद्र के रास्ते भारत की तरफ पहुंचे। तो ऐसे में एक बंदा है पुर्तगाल का, प्रिंस हेनरी, एक बंदा है पुर्तगाल का जिसका नाम है प्रिंस हेनरी, जो बाद में जाकर हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाएगा। ये जो प्रिंस हेनरी है, इसके दिमाग में एक सनक बैठ चुकी थी कि किस तरह से समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचा जाए। तो इसी को दिमाग में रखते हुए उसने क्या किया, एक ट्रेनिंग स्कूल खोला, अपने पुर्तगाल देश में एक स्कूल खोला, जहां पर वो क्या कर सके, ट्रेनिंग दे सके लोगों को कि किस तरह से समुद्र के रास्ते हमको क्या करना है, दूरी तय करनी है, उसकी ट्रेनिंग उसने एक स्कूल खोला। तो यहां पर वही जिक्र है, प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्तुगल, नाउन एज हेनरी द नेविगेटर, एस्टैब्लिश्ड अ स्कूल फॉर ट्रेनिंग सीमेन इन साइंटिफिक नेविगेशन। उसने एक स्कूल खोला जिसमें लोगों को उसने ट्रेनिंग दी, किसकी? साइंटिफिक नेविगेशन की, किस तरह से समुद्र में नेविगेट किया जा सकता है। लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर पोर्तुगीज एक्सप्लोरेशन, तो इसने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी कि किस तरह समुद्र के रास्ते हम क्या कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं। तो ये बंदा कौन था? जिसका नाम है प्रिंस हेनरी, पुर्तगाल का प्रिंस जिसका नाम है हेनरी। इसने जो ट्रेनिंग स्कूल खोला है, जिसमें ये ट्रेनिंग दे रहा है साइंटिफिक नेविगेशन की, इसी के चलते इसका नाम बाद में क्या बना, इसका नाम जो पड़ा वो बना हेनरी द नेविगेटर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, तो जब ये ट्रेनिंग चल चुकी है, अब सब काम हो चुका है, साइंटिफिक नेविगेशन का प्रोसेस समझ आ गया है, अब थी बारी पहले अटेम्प्ट की। और पहला अटेम्प्ट जो समुद्र में किया है नेविगेशन का पोर्तुगीज की तरफ से, वो किया है बार्थोलोमियो डायज ने। ये निकला तो था भारत को खोजने के लिए, बट अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लास्ट पॉइंट पर आकर रुक जाता है और वहां से इसको रास्ता भारत की तरफ नहीं दिखता है। पर इसने जो दूरी तय कर दी है, लास्ट में ये पहुंच गया अफ्रीका के लास्ट पॉइंट पर। जब इसने ये दूरी तय की है, अब वहां से इनको लग रहा है कि बेशक आज हम भारत की तरफ नहीं पहुंचे हैं, पर एक दिन जरूर आएगा कि हम भारत के लिए भी समुद्री रास्ता खोज देंगे। तो पहला अटेम्प्ट पुर्तगाली की तरफ से किया है, पुर्तगाल की तरफ से किया है बार्थोलोमियो डायज ने। तो यहां पर आप देख रहे हो, इनका स्केच है, ये है बार्थोलोमियो डायज, पूरा नाम है बार्थोलोमियो डायज, इनका था फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपको याद रखना है इनके बारे में क्या कहानी है। 1487 में, द वॉयज ऑफ 1487 में ये पुर्तगाल से निकलते हैं, और पुर्तगाल से निकलते समय ये अफ्रीका के लास्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, जिसको आज आप केप ऑफ गुड होप कहते हो। बट वहां पर पहुंचते हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद ये फिर वापस रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि भारत की तरफ इनको जाने का रास्ता नहीं दिखता। बाद में फिर उसकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे, फिर वास्को डी गामा किस तरह से भारत में पहुंचते हैं। तो बार्थोलोमियो डायस was the first Portuguese sailor to set out on a voyage in 1487 AD। ये पहला बंदा है जो समुद्र के रास्ते भारत की खोज में निकला 1487 में। He reached the southernmost tip of Africa। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के southernmost tip पर पहुंचता है, जहां पर तूफान चल रहा होता है। Where a firestorm led him to name it the Cape of Storms।
तो अफ्रीका के लास्ट पॉइंट पर पहुंचता है बार्थोलोमियो डायस। वहां पर पहुंचते ही ये देखता है कि वहां तेज तूफान चल रहा है और उसी तूफान का नाम, उस जगह का नाम उस तूफान पर रखता है और उसको बोलता है केप ऑफ स्टॉर्म्स, जिसको आप केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हो। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे मैप में तो ये यहां पहुंचता है बार्थोलोमियो डायस, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये है लास्ट पॉइंट, ये है लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है। तो पुर्तगाल यहां पर है, यहां से ये समुद्र के रास्ते बार्थोलोमियो डाइस यहां पहुंचता है और यहां तूफान चल रहा होता है और इसका नाम ये क्या डालता है, इसका नाम ये डालता है केप ऑफ स्टॉर्म्स। बाद में इस जगह का नाम केप ऑफ गुड होप हो जाता है। लेटर इट वाज रीनेम्ड द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप क्यों? कि इनको ये आशा है कि एक दिन जरूर हम भारत के लिए यहीं से रास्ता खोज देंगे। तो पहला अटेम्प्ट किया था बार्थोलोमियो डायस ने, पर वो भारत तक नहीं पहुंचा और वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लास्ट पॉइंट तक ही पहुंच पाया था। फिर आगे जो बंदा है इस तरीके से एक के बाद ये लोग आना शुरू करते हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसी कड़ी में सफल होता है एक बंदा जिसका नाम है वास्को डिगामा। ये रही तस्वीर वास्को डिगामा की। तो वास्को डिगामा रीचेस इंडिया। तो वास्को डिगामा भारत में पहुंचते हैं। अब ये पहुंचते कैसे हैं? ये भी वही रास्ता लेकर कहां पहुंचते हैं? वही समुद्र का रास्ता लेकर पुर्तगाल से निकलते हैं, अफ्रीका के लास्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। वहां पर इनकी मुलाकात एक गुजराती पायलट जो हिंदुस्तान से वहां आया है ट्रेड के सिलसिले में, गुजराती पायलट अब्दुल माजिद से होती है और वही अब्दुल माजिद अब वास्को डिगामा को भारत का रास्ता दिखाता है और ये फिर अब्दुल माजिद के साथ भारत में पहुंचता है और भारत में कैलिकट में ये लोग लैंड होते हैं। तो वही कहानी यहां पर लिखी हुई है। ऑन 27 मई 1498, इस डेट को आपको याद रखना है, 27 मई 1498 को वास्को डिगामा क्रॉस्ड द केप ऑफ गुड होप। वास्को डिगामा जो उसका पहला जो साथी बार्थोलोमियो डाइस केप ऑफ गुड होप से वापस चला गया था, अब वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हैं और भारत पहुंचते हैं, वो भी कहां पर? कैलिकट में। एडेड बाई, और इसका साथ किसने दिया है? गुजराती ट्रैवलर अहमद इबन माजिद, जिसको अब्दुल माजिद भी कहीं कहीं किताब में बोला गया है। क्या बोला गया है? अब्दुल माजिद। तो वास्को डिगामा अब्दुल माजिद की हेल्प से केप ऑफ गुड होप से निकलकर कैलिकट इंडिया में पहुंचते हैं और इनकी जो शिप का नाम है साओ गैब्रियल। तो आपको याद रखना है कौन सी शिप पर ये लोग कैलिकट पहुंचते हैं, उस शिप का नाम है साओ गैब्रियल। अब्दुल माजिद की हेल्प से वास्को डिगामा साओ गैब्रियल शिप की मदद से कहां पहुंचता है? भारत में पहुंचता है, कैलिकट में। कब? 27 मई 1498 को। वहां पहुंचते ही वहां पर इसका स्वागत एक हिंदू किंग जमोरियन करता है। ही वॉज वार्मली रिसीव्ड बाय द किंग जमोरियन ऑफ कैलिकट। कैलिकट का राजा किंग जमोरियन इसका स्वागत करता है। और ये जब वास्को डी गामा भारत में आता है तो मंशा वही थी ट्रेड या मसाले। तो ये मसाले ब्लैक पेपर काली मिर्च को यहां से लेकर पुर्तगाल वापस जाता है। वहां पर बेचने पर उसको 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट होता है और यही जो प्रॉफिट है वो अट्रैक्शन का कारण बनेगा पुर्तगाल में। और भी लोग इससे इंस्पायर होते हैं और धीरे धीरे कर कर बहुत सारे देशों के लोग भारत की तरफ चल पड़ते हैं क्योंकि रास्ता तो डिस्कवर हो चुका है। तो एंड रिटर्न, तो यहां पर लिखा है किंग जमोरियन इसका वेलकम करता है। एंड रिटर्न टू पुर्तगाल विद 60 टाइम्स प्रॉफिट फ्रॉम पेपर ट्रेड। तो पेपर ट्रेड से इसको क्या होता है? काली मिर्च के ट्रेड से इसको फायदा होता है पुर्तगाल में। वापस चला जाता है पुर्तगाल में। 1498 में आया था, फिर यहां से मसाले लेकर वापस चला गया, वहां पर इसको 60 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट हुआ। 1501 में वास्को डी गामा वापस भारत में आता है और अपनी फैक्ट्री लगाता है। कहां पर? पुर्तगाल की फैक्ट्री लगाता है कोचीन में। ही विजिटेड इंडिया थर्ड टाइम। फैक्ट्री लगाने के बाद ये वापस चला जाता है, मतलब तीसरी दफा। दो बारी, एक बारी जब पहले आया ट्रेड किया ब्लैक पेपर लेकर वापस चला गया, 1501 में फिर से आया, फिर थोड़ा यहां पर फैक्ट्री खोली कोचीन में, फिर चला गया और 1503 में वास्को डी गामा वापस आता है एंड डाइड इन कोचीन। इस बार इसकी कोचीन में ही मृत्यु हो जाती है 24 दिसंबर 1524 को। तो ये वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा पर आपको डेट याद रखनी है, 27 मई 1498 को वास्को डी गामा रीचेस कैलिकट। ये कैलिकट पहुंचता है भारत में और किसकी हेल्प से? अब्दुल माजिद की हेल्प से। और इनकी शिप का नाम है साओ गैब्रियल। तो आपको ये याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं। तो अब धीरे धीरे करके ये ट्रेड करना शुरू हो गए हैं, फैक्ट्रीज इन्होंने लगा ली है। तो इसी इसी कड़ी में पुर्तगाल अपने गवर्नर्स को, अपने बंदों को गवर्नर बनाकर भारत में भेजता है, ताकि क्या कर सके पुर्तगाली यहां पर क्या कर सके, एक्सपैंड कर सके, अपने रूल को भी क्या कर सके, एक्सपैंड कर सके। तो पहला जो गवर्नर है, फर्स्ट गवर्नर, तो याद रखना है फर्स्ट गवर्नर पुर्तगालियों का भारत में कौन था। फर्स्ट गवर्नर पुर्तगालियों का भारत में था फ्रांसिस्को दा अल्मेडा। फ्रांसिस्को दा अल्मेडा पहला गवर्नर है। ये क्या है, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। फर्स्ट गवर्नर है, नाम क्या है, फ्रांसिस्को दा अल्मेडा। तो ये है फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, गवर्नर भी कह सकते हो, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। जब ये भारत में आया तो उस समय ट्रेड करने के सिलसिले में ये आए थे, और उस समय अरब के लोग भी यहां पर क्या करते थे, व्यापार करते थे। इसने अरब के व्यापारियों को यहां पर हरा दिया। तो यहां पर लिखा है ही डिफीटेड अरब ट्रेडर्स, इसने यहां पर अरब ट्रेडर्स को हरा दिया, एंड इंट्रोड्यूस द न्यू ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा के साथ जुड़ी हुई है ये ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, इसको समझना, एग्जाम में बड़ी बात पूछा है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस गवर्नर के साथ जुड़ी है। तो किस गवर्नर के साथ जुड़ी है, फ्रांसिस्को दा अल्मेडा के साथ जुड़ी हुई है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी कि ये बंदा फ्रांसिस्को दा अल्मेडा पोर्तुगीज को क्या बनाना चाहता है, मास्टर बनाना चाहता है इंडियन ओशन का। इसका ऐसा मानना है कि इंडियन ओशन में वही पुर्तगाली ही क्या होंगे, सुप्रीम होंगे। तो इसी पॉलिसी को इसने क्या बोला, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब टू मेक द पोर्तुगीज, टू मेक द पोर्तुगीज मास्टर इन इंडियन ओशन, टू मेक द Portuguese, to make the Portuguese master in Indian Ocean, master in Indian Ocean, to make the Portuguese master in Indian Ocean। तो यहां पर ये है, फिर से देख लो, ये पहला वाइस रॉय था पोर्तुगीज का भारत में। अरब व्यापारियों को इसने हराया और एक नया इसने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसको बोला गया ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, पुर्तगालियों को सुप्रीम बनाना इंडियन ओशन में। कंट्रोलिंग कैसे, कंट्रोलिंग ट्रेड रूट्स थ्रू नेवल सुप्रीमेसी, अपनी नेवी के दम पर ये इंडियन ओशन में ट्रेड को कंट्रोल करना चाहता था। और एक दिन ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाई इजिप्शियंस, तो इजिप्शियंस के द्वारा के हाथों ये क्या हो गया, मारा गया। तो पहला गवर्नर पुर्तगालियों का भारत में कौन था, फ्रांसिस्को दा अल्मेडा। इसने कौन सी पॉलिसी को जन्म दिया था, ब्लू वाटर पॉलिसी को। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या था, टू मेक द पोर्तुगीज मास्टर इन इंडियन ओशन थ्रू पोर्तुगीज नेवी, और बाद में इजिप्शियन के द्वारा ये मारा गया। फिर सेकंड गवर्नर भारत में पुर्तगालियों का कौन आया, सेकंड गवर्नर आपको याद रखना है अल्फंसो दा अल्बुकर्क। तो आपको याद रखना है अल्फंसो दी अल्बुकर्क। दूसरा गवर्नर नाम याद रखना है अल्फंसो दा अल्बुकर्क। 1509 से लेकर 1515 तक ये दूसरा वाइस रॉय है, दूसरा गवर्नर है पुर्तगालियों का भारत में। ही वॉज द सेकेंड वाइस रॉय एंड रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। तो याद रखना है, अगर आपको पूछेंगे हु वॉज द फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, तो वो नाम रहेगा अल्फंसो डी अल्बुकर्क। पहला है फ्रांसिस्को दा अल्मेडा नहीं कर देना, फ्रांसिस्को दा अल्मेडा के साथ एक पॉलिसी जुड़ी है जो एग्जाम में पूछी गई है, वो है ब्लू वाटर पॉलिसी। और रियल फाउंडर कौन है, रियल फाउंडर जो है पुर्तगालियों का भारत में, वो है अल्फंसो दा अल्बुकर्क। तो ये आपको याद रखना है। और इसने क्या काम किया, ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। इन्होंने गोवा को कैप्चर कर दिया बीजापुर के सुल्तान से 1510 में, और गोवा को अपनी राजधानी बना दिया। इसने कैप्चर किया मलक्का, इंडोनेशिया वाली जगह है मलक्का, उसको भी कैप्चर किया। बिल्ट पोर्ट ऑफ अरमस इन 1515, ठीक है। और साथ में इसने हिंदू एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया, और साथ में पोर्तुगीज इंडियन मैरिजेस को भी इसने क्या किया, बढ़ावा दिया। इसका यह मानना था कि किस तरह से हम भारत में फैलें, तो इसने पुर्तगालियों और इंडियंस के बीच में मैरिज है उसको भी क्या किया, बढ़ावा दिया। ही डाइड एट गोवा इन 1515, और गोवा में ही 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है। थर्ड गवर्नर है नीनो दा कुन्हा। तीसरा गवर्नर पुर्तगालियों का भारत में है, थर्ड गवर्नर नीनो दा कुन्हा, ठीक, नीनो दा कुन्हा है। मेड गोवा द ऑफिशियल कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल इसने गोवा को 15 से 30 में बना दिया। एस्टैब्लिश सेटलमेंट्स इन हुगली, अपनी एस्टैब्लिश सेटलमेंट्स को एस्टैब्लिश किया इसने हुगली में। एंड सेंट थॉमस, ड्यू एंड बसीन केम अंडर पोर्तुगीज ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग हिज रूल। तो ड्यू और बसीन जो आइलैंड है उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, पोर्तुगीज के अंडर ला दिया अपने रूल के दौरान।
अब जो है हमको ये याद रखना है किस तरह से पुर्तगाली एक्सपैंड कर रहे हैं ट्रेड के अलावा भारत में। तो इन्होंने अपने रूल को एक्सपैंड करने के लिए भारत में समय समय पर अपने गवर्नर भेजे हैं। इनका जो पहला गवर्नर भारत में है उसका नाम है फ्रांसिस्को दा अल्मेडा। इसके साथ एक पॉलिसी जुड़ी है, ये पोर्तुगीज नेवी को इंडियन ओशन में सुप्रीम बनाना चाहता था। उस पॉलिसी को इसने क्या बोला, ब्लू वाटर पॉलिसी। दूसरा गवर्नर पुर्तगालियों का भारत में है अल्फोंसो दा अल्बुकर्क। ही इज कंसीडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। जो रियल फाउंडर है पोर्तुगीज पावर का वो किसको माना गया, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को। इसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को एक्वायर किया 1510 में, और इसने मलक्का को कैप्चर किया, पोर्ट ऑफ हॉर्मुज बनाया, बेल्ट पोर्ट ऑफ हॉर्मुज 1515 में बनाया। हिंदू एजुकेशन को बढ़ावा दिया और पुर्तगालियों और हिंदुओं के बीच में पुर्तगाली और इंडियन मैरिजेस को भी इसने क्या दिया था, बढ़ावा दिया था। 1515 में गोवा में इसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा गवर्नर नीनो दा कौना आया जिसने गोवा को ऑफिशियली अपनी कैपिटल बनाया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके नोट्स में है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करवा रहा हूं। नेक्स्ट है, ये है फ्रांसिस्को दा अल्मेडा, पहले वाइसराय भारत के। और ये जो अल्फोंसो दा अल्बुकर्क, इनको क्या बोला गया, ये पहले गवर्नर है, फर्स्ट गवर्नर पुर्तगालियों के कौन रहे हैं, फ्रांसिस्को दा अल्मेडा, फर्स्ट वाइसरॉय। और ये कौन है, सेकंड गवर्नर, भारत में पुर्तगालियों के सेकंड गवर्नर। क्या नाम है इनका, अल्फोंसो दा अल्बुकर्क। और इनको क्या बोला जाता है, रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पोर्तुगीज कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड डिक्लाइन। भारत में पुर्तगालियों का क्या कंट्रीब्यूशन था और ये खत्म क्यों हो गए भारत से। तो इनके जो की कंट्रीब्यूशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस का अगर श्रेय हम देते हैं तो किनको देते हैं, पुर्तगालियों को। तो आपको याद रखना है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाई गई थी, पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी, वो भी कहां पर, गोवा में 1556 में। तो पुर्तगालियों का कनेक्शन, पुर्तगालियों का कंट्रीब्यूशन क्या है भारत में, तो पहला आपको याद रखना है, इनको हम पहली प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय देते हैं। पहली प्रिंटिंग प्रेस भारत में पुर्तगालियों के टाइम ही खोली गई थी। कहां खोली गई थी, गोवा में। और कब खोली गई थी, 1556 में। पुर्तगालियों ने ही शिप बिल्डिंग आर्ट को बढ़ावा दिया भारत में, इंट्रोड्यूस शिप बिल्डिंग आर्ट टू इंडिया, क्योंकि ये समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है इनको काफी ज्यादा नॉलेज है, उस नॉलेज को उन्होंने शेयर किया, शिप बिल्डिंग आर्ट स्टार्ट की भारत में। साथ में स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी को इन्होंने फैलाया। क्रिश्चियनिटी धर्म को मानते थे, तो जब यहां पर आए तो अपने साथ धर्म भी लेकर आए, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया। पहली चर्च इनके द्वारा खोली गई भारत में 1510 में। फर्स्ट चर्च 1510 में भारत में खोली गई, और कहां खोली गई, केरल में खोली गई, जिसका नाम था सेंट थॉमस, और ये गोथिक आर्किटेक्चर से बनी थी। पहला जो प्रिस्ट था क्रिश्चियनिटी का जो भारत में आया, उनका नाम था फ्रांसिस्को जोनिवर। तो आपको ये याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है पुर्तगालियों की भारत में, वो क्या है, हम पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के टाइम पीरियड में ही भारत में खुली है। कहां पर, गोवा में 1556 में। दूसरा, शिप बिल्डिंग सिखाया इन्होंने इंडिया को। तीसरा, क्रिश्चियनिटी को इन्होंने स्प्रेड किया। पहली चर्च 1510 में केरल में खोली, जिसका नाम था सेंट थॉमस, और गोथिक आर्किटेक्चर पर यह बेस्ड है। और पहला जो प्रीस्ट है, पहला जो फादर है जो भारत में आए हैं पुर्तगालियों की तरफ से, उनका नाम है फ्रांसिस्को जोनिवर। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस है इनकी। और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे काजेस ऑफ डिक्लाइन क्यों हो गई है भारत में, वो क्या कारण थे, तो वो भी देख लो, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं स्टेटमेंट वाइज। वीक सक्सेसर्स आफ्टर अल्बुकर्क, तो मैंने आपको बताया था पहला जो गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को दा अल्मेडा, दूसरा था अल्बुकर्क जिसको रियल फाउंडर बोला जाता है, फिर तीसरा नीनो दा कूना। बट अल्बुकर्क के बाद जितने भी गवर्नर्स यहां पर आए हैं पुर्तगालियों के, वो काफी कमजोर रहे, इतना ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाए। पायरेसी अगेंस्ट इंडियन मर्चेंट्स, फोर्स्ड कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। पायरेसी अगेंस्ट इंडियन, पायरेसी में ये लोग लिप्त थे, तो पायरेसी में जो ये लिप्त थे तो ये भी कारण बना इनके डिक्लाइन का। फोर्स्ड कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, अब ये क्रिश्चियनिटी यहां फैला रहे हैं, पर हम ये देख रहे हैं डिक्लाइन में इनका कारण कि इन्होंने जबरदस्ती लोगों को क्रिश्चियनिटी में लेना शुरू कर दिया, तो लोग इनसे गुस्सा हो गए, खफा हो गए, ये भी कारण बना इनका डिक्लाइन का। डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, हाँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, मंदिरों को तोड़ा, ये अलग टॉपिक ये अलग पॉइंट होगा, क्रिएटेड मुस्लिम एनिमिटी। तो मंदिरों को तोड़ा जिसके कारण हिंदुओं के साथ नफरत हुई, और साथ में मुसलमानों के साथ भी इनके अच्छे रिश्ते नहीं थे। साथ में इनके विजयनगर एम्पायर के साथ अच्छी खासी बनती थी, पर 1565 में विजयनगर एम्पायर गिर जाता है, जिसका सेटबैक इनको भी लगता है। फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर
विजयनगर एम्पायर गिरता है कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ तालीकोटा 1565। ये आपको याद रखना है, विजयनगर एम्पायर के गिरने से इनको काफी नुकसान हुआ। और विजयनगर जब गिरा तो वो कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ तालीकोटा। कब हुई थी? 1565 में। पोर्तुगाल केम अंडर स्पेन इन 1580। पोर्तुगाल जो है यूरोप में स्पेन के अंदर आ जाता है 1580 में, वहां पर ये कमजोर हो गए। अराइवल ऑफ, अब सिर्फ पुर्तगाली भारत में ट्रेड करने के लिए नहीं आए थे, उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे डच और इंग्लिश भी आ गए थे, जिसकी वजह से पुर्तगाली पावर क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई। और 1961 में मैंने आपको बताया पुर्तगाली फर्स्ट थे और भारत से जाने वाले लास्ट थे। 1961 में पुर्तगालियों को हमने गोवा और दमन से निकाला है, कौन सा ऑपरेशन करके? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, गोवा जगह को, दमन को मर्ज विद इंडिया ऑन 19 दिसंबर 1961। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। क्या बोला मैंने? पुर्तगाली हमारे देश में आने वाले पहले थे और हमारे देश से जाने वाले कौन से थे? आखिरी थे। आए तो पहले थे, पर उसके बाद डच आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए, डेनिश आ गए, फ्रेंच आ गए, बट इनसे भी लास्ट में कौन गया? पुर्तगाली गए। हमने हमने 19 दिसंबर 1961 को इंडिया ने गोवा और दमन में ऑपरेशन विजय चलाया था और यहां से इनको खदेड़ दिया था। तो पुर्तगाली हमारे देश से कब जा रहे हैं? 1961 में। हमने इनसे कौन कौन से जगहें आजाद कराई? गोवा और दमन। कब? 19 दिसंबर 1961 को। और कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय। तो ये पुर्तगालियों की कहानी थी। फिर दूसरे नंबर पर कौन आया हमारे देश में? डच। दूसरे नंबर पर हमारे देश में कौन आ रहे हैं? डच। तो डच कब आ रहे हैं? इनका टाइमलाइन याद रखना है, 1605 से लेकर 1759 तक। 1605 से लेकर 1759 तक डच। और डच कौन है? नीदरलैंड। मैंने बताया। अब पुर्तगालियों के बाद हमारे देश में कौन आए? डच के लोग आए, क्योंकि रास्ता तो पता लग चुका था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज पावर द डच अराइव्ड इन इंडिया। पुर्तगाली पावर खत्म होने के बाद, ऐसा नहीं है कि इनके खत्म होने के बाद ये आ चुके थे, बट ये पुर्तगाली कमजोर हो चुके थे, तो डच का भारत में आगमन हुआ। फर्स्ट पर्सन जो डच की तरफ से आया है वो कौन आया है? कॉर्नेलिस दी हाउटमैन बिकेम द फर्स्ट डच सिटीजन टू विजिट इंडिया। कौन सा पहला डच सिटीजन था जिसने भारत में विजिट किया? उसका नाम है कॉर्नेलिस दी हाउटमैन। और इसने कब किया? 1596 में। ये पहला बंदा था जो भारत में आया। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1602 में। और उसके बाद इन्होंने यहां पर भी, ये भी ट्रेड करने के मकसद से भारत में आए थे। डच ट्रेड एंड कन्फ्लिक्ट इंडिया। डच ने अपनी फैक्ट्रीज कहां कहां खोली हैं? जैसे पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कैलिकट में थी, ऐसे ही डच के लोगों ने भी अपनी फैक्ट्रीज खोली। जैसे ट्रेडिंग सेंटर्स, डच के लोगों के ट्रेडिंग सेंटर्स कहां थे? फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एट मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में इनका पहला ट्रेडिंग सेंटर था। तो फर्स्ट फैक्ट्री, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डच की पहली फैक्ट्री, डच लोगों की पहली फैक्ट्री कहां खुली? मसूलीपट्टनम में 1605 में। इन्होंने और कहां कहां अपनी फैक्ट्रीज खोली हैं, सेंटर्स खोले हैं? जैसे चिन्नसुला, नागापट्टनम, सूरत, बरोच, कैम्बे, अहमदाबाद, पटना एंड कासिम बाजार। तो ये इनके ट्रेडिंग सेंटर से आपको याद रखना है, पर पहली फैक्ट्री इनकी कहां है? मसूलीपट्टनम में। ठीक। और साथ में क्या किया है? पुलिकट फोर्ट। पुलिकट फोर्ट है, पुलिकट का किला। फाउंडेड पुलिकत, इन्होंने क्या किया? पुलिकत एक जगह है, उसको डिस्कवर किया नियर मद्रास इन 1610 में। पुलिकत को इन्होंने क्या किया? बनाया 1610 में मद्रास में, और यहां पर एक किला बनाया। कंसंट्रेटेड हैविली ऑन ईस्ट एशिया द स्पाइस आइलैंड्स, पर इनकी जो नजर थी वो ईस्ट एशिया की तरफ थी, क्योंकि वहां मसाले ज्यादा थे। इनकी ब्रिटिशर्स के साथ दुश्मनी होती है, और दुश्मनी में एक जगह है एम्बियोना, वहां पर डच के लोग क्या करते हैं? बड़े सारे इंग्लिश मर्चेंट्स को, इंग्लैंड के व्यापारियों को मार देते हैं। वहां से इनकी दुश्मनी अंग्रेजों के साथ बढ़ जाती है और लास्ट में अंग्रेज इनको खत्म, भारत से खदेड़ देंगे। तो एक जगह है एम्बियोना, आपको याद रखना है, एम्बियोना मैसेकर 1623 में। एम्बियोना जगह है इंडोनेशिया के नजदीक। डच किल्ड मैनी इंग्लिश मर्चेंट्स एट एम्बियोना। डच के लोगों ने बड़े सारे इंग्लैंड के व्यापारियों को एम्बियोना में मार दिया, क्रिएटिंग लास्टिंग एनिमिटी, जिसकी वजह से इनकी दुश्मनी बन गई। द इंग्लिश देन शिफ्टेड फोकस एंटायरली टू इंडिया। बाद में इंग्लैंड के लोगों ने इनको यहां से खदेड़ा और भारत की तरफ इन्होंने सारा ध्यान दे दिया। अब जब ये एम्बियोना में एम्बियोना में डच के लोग जब इंग्लिश मर्चेंट्स को इन्होंने मारा, तो बाद में इंग्लैंड भी जवाब देगा। तो इनके बीच में जो बैटल होती है उसका नाम है बैटल ऑफ बेदारा। किस किस के बीच में? इंग्लैंड वर्सेस डच। इंग्लैंड और डच के लोगों के बीच में क्या होती है? बैटल होती है बेदारा 1759 में। इंग्लिश कैप्चर्ड, इंग्लिश इनसे चिन्नसुरा, जो चिन्नसुरा इनका क्या था? ट्रेडिंग सेंटर था, उसको हथिया लेते हैं। नागापट्टनम भी इनका ट्रेडिंग सेंटर था, उसको हथिया लेते हैं। और
द बैटल ऑफ बेदारा मार्क द फाइनल डिक्लाइन ऑफ डच पावर इन इंडिया। तो ये जो बैटल है बेदारा की 1759 में, ये क्या होता है, मार्क द फाइनल डिक्लाइन ऑफ डच पावर इन इंडिया। इस बैटल ऑफ बेदारा 1759 में अंग्रेज लोग इनको क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। बाद में डच जो है भारत छोड़कर चले जाते हैं, उनका सारा फोकस ईस्ट एशिया की तरफ हो जाता है, जैसे श्रीलंका में इनका फोकस होता है, इंडोनेशिया में, मलक्का में। मच ऑफ देयर अटेंशन रिमेन्ड ऑन मलया इन साउथ ईस्ट एशिया। तो ये फिर इंडिया छोड़कर ईस्ट एशिया की तरफ ध्यान देते हैं, और अब इंग्लैंड जो है वो भारत की तरफ रुख कर चुके हैं। इनके बाद तो इंग्लैंड ही आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। मैंने जैसे आपको बताया द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंट जो ये जो जगह है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये आज का इस्तांबुल है। ये आज का इस्तांबुल है, और ये तुर्की है, जिसको टर्की बोलते थे पहले। ये तुर्की का इलाका है इस्तांबुल। ये जो मैंने आपको बताया, ये जो आप यहां पर तो हमको विजिबल नहीं होगा, कॉन्स्टेंटिनोपल यहां था कहीं। ठीक है। तो भारत के रास्ते, एशिया के रास्ते ये सामान कहां जाता था, यूरोप की तरफ जाता था। एशिया के रास्ते ये सामान यूरोप की तरफ जाता था, और फिर इसी कॉन्स्टेंटिनोपल को कौन हथिया लेता है, ऑक्यूपाइड बाई ओटोमन अंपायर। ओटोमन अंपायर इसको हथिया लेते हैं कब, 1453 में। ये डेट लिखी है 1453। The capture of Constantinople in 1453 by the Ottoman Sultanate was a pivotal turning point. ये turning point रहा है कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा। इट ब्लॉक द ट्रेडिशनल ओवरलैंड स्पाइस ट्रेड। जब ये कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा हुआ तो क्या हुआ, ओटोमन एम्पायर जब यहां पर आ जाता है, तो जो ये ट्रेडिशनल, जो पुराना, ये जो जमीन के रास्ते, जो स्पाइस ट्रेड का जो ये रास्ता था, इसको भी कौन, ओटोमन एम्पायर हथिया लेता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल से ही ये सामान जाता था। और यही यही एक बीच में एक पॉइंट था यूरोप और एशिया के, कॉन्स्टेंटिनोपल, जिस पर कब्जा कौन कर गया, आपका ओटोमन एम्पायर। फोर्सिंग यूरोपियन पावर्स टू सीक न्यू रूट्स, जिसकी वजह से जो यूरोपियन पावर्स है अब उनको नए नए रास्ते चाहिए और नए नए सी रूट चाहिए, क्योंकि जमीन का रास्ता तो बंद हो चुका था। डायरेक्टली ट्रिगरिंग द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड इवेंचुअल अराइवल ऑफ, जिसकी वजह से समुद्र के रास्ते, समुद्र में वायोज करने की वजह से इनको समुद्री रास्ते ढूंढने पड़े, और ये एक के बाद एक लोग भारत में आ गए। और यही जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है 1453 में, एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ भारत के इतिहास में। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, की रूलर्स ड्यूरिंग यूरोपियन अराइवल। जब यूरोप भारत में, जब भारत में यूरोपियन पावर्स जब भारत में दाखिल होती हैं, तो पहली कौन, पुर्तगाल के लोग जब भारत में दाखिल होते हैं, तो उस समय रूल किसका था। तो आपको यह याद रखना है, जो पुर्तगाल, जब वास्को डिगामा भारत में पहुंचता है, उस समय पुर्तगाल का राजा कौन है, मैनुअल फर्स्ट। तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कौन थे हमारे देश में यूरोपियन पावर्स में आने वाले, कौन सी कंट्री है, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल जब, और पुर्तगाल में भी भारत में कौन पहुंचा, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत में जब लैंड होता है, तो उस समय पुर्तगाल का राजा कौन है, मैनुअल फर्स्ट, और प्रिंस कौन है, हेनरी द नेविगेटर, जिसने क्या किया था, एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया था, ट्रेनिंग स्कूल खोलकर। उसके बाद जब ये भारत में दाखिल होते हैं, उस समय भारत की गद्दी पर कौन बैठा है, दिल्ली सल्तनत बैठी है भारत की गद्दी पर, और लोदी डायनेस्टी का राजा सिकंदर लोदी उस समय भारत में क्या कर रहा है, रूल कर रहा है एट द टाइम ऑफ पोर्तुगीज अराइवल। तो आपको याद रखना है, जब पुर्तगाली भारत में दाखिल हुए, उस समय पुर्तगाल का राजा है मैनुअल फर्स्ट, और साथ में उसका साथ दे रहा है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। भारत में उस समय गद्दी पर कौन बैठा है, दिल्ली सल्तनत बैठी है, और दिल्ली सल्तनत की लोधी डायनेस्टी और उसका राजा सिकंदर लोधी। अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं, तो साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर है, और विजयनगर एम्पायर में कौन गद्दी पर बैठा है, नरसिंह राव सेकंड ऑफ द सलूबा डायनेस्टी। तो आपको यह याद रखना है, जब पुर्तगाली भारत में दाखिल हुए, तो साउथ इंडिया में कौन सा एम्पायर रूल कर रहा है, विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर में कौन सी डायनेस्टी, सालुबा डायनेस्टी, और सालुबा डायनेस्टी का कौन सा राजा, नरसिंह राव सेकंड। मेंटेन गुड रिलेशन विद पोर्तुगीज, इसके गुड रिलेशन थे पुर्तगालियों से। और जब पुर्तगाली भारत में दाखिल हुए, तब गुजरात में कौन रूल कर रहा है, महमूद बेगाड़ा।
ये गुजरात का सुल्तान था जब पोर्तुगीज भारत में दाखिल हुए। तो इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, जब पुर्तगाली भारत में दाखिल हुए उस समय पुर्तगाल का राजा है किंग मैनुअल फर्स्ट और उसका साथ दे रहा है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। भारत के नॉर्थ इंडिया में भारत की गद्दी पर बैठा है दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत की कौन सी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, और कौन सा राजा, सिकंदर लोधी। अगर साउथ इंडिया की बात करें, जब पोर्तुगीज भारत में दाखिल हुए हैं तो साउथ इंडिया में कौन रूल कर रहा है, विजयनगर अंपायर। विजयनगर अंपायर में कौन सी डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, और सलुवा डायनेस्टी का कौन सा राजा, नरसिंह राव सेकंड। और गुजरात में कौन रूल कर रहा है, पावरफुल रूलर महमूद बेगारा, जो उस समय पोर्तुगीज पीरियड के टाइम पीरियड में गुजरात में क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो आपको क्विक रिवीजन की फैक्ट्स और आपको याद रखना है। वास्को डी गामा रीच्ड कैलिकट इंडिया कब, 1498 में वास्को डी गामा भारत में पहुंचता है, भारत में भी कहां पर, कैलिकट में। उसके बाद 1510 में गोवा कैप्चर्ड, अल्बुकर्क कौन है, रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। अल्बुकर्क को क्या बोला जाता है, रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। और ये कौन सा गवर्नर था, ये कौन सा गवर्नर था, ये अल्बुकर्क कौन सा गवर्नर है, ये कौन सा गवर्नर है, सेकंड वाइसरॉय था पुर्तगालियों का भारत में। ये गोवा कैप्चर करता है 1510 में, कहां से, फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। किससे, अभी पढ़ाया, फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर से ये क्या करता है, कैप्चर करता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, एग्जाम में ये पूछे गए हैं। जब वास्को डी गामा भारत में आता है तो उसको कितने टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट होता है, 60 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट कमाता है कौन, वास्को डी गामा। किससे, ब्लैक पेपर, काली मिर्च के व्यापार से, ब्लैक पेपर से। कौन, वास्को डी गामा। कौन, तो आपको याद रखना है वास्को डी गामा। उसके बाद आपको याद रखना है 1759 में बैटल ऑफ बेदारा हुई। बैटल ऑफ बेदारा कब हुई, तो आपको याद रखना है 1759 में मार्क डच डिक्लाइन इंडिया, किस किस के बीच में हुई थी, डच वर्सेस ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। और फिर यहीं से साबित हो गया कि ब्रिटिशर्स ही क्या है, ताकतवर है। 1961 में हमने पुर्तगालियों से क्या आजाद कराया, गोवा। तो 1961 में 1961 ईयर है गोवा लिबरेशन डे, और हमने इस दिन ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था 19 दिसंबर 1961 को, और गोवा पुर्तगालियों से छुड़वाया था। इस वजह से पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले और आखिरी थे। तो ऑपरेशन विजय याद रखना है आपको, जब कब लॉन्च किया था भारत ने, 1961 में, किसके खिलाफ, पोर्तुगीज के खिलाफ। और गोवा हमने इनसे क्या करवाया था, आजाद करवाया था। नेक्स्ट जो आपको इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्विज है, जिसमें आपको कुछ याद रखना है इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे पहला क्वेश्चन है, When did Vasco da Gama reached Calicut? तो इसका आंसर है आपके पास 1498। वास्को डी गामा कैलिकट कब पहुंचता है, 1498 में। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या याद रखनी है, शिप का नाम क्या है जिस शिप पे आया है, साओ गैब्रियल। क्या नाम है शिप का नाम, साओ गैब्रियल। और इसकी मदद किसने की थी, अब्दुल माजिद ने इसकी हेल्प की थी। गुजराती ट्रेवलर था जो इसको वहां पर मिला था। उसके बाद विच रूलर वेलकम वास्को डी गामा, कौन से रूलर ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था कैलिकट में, किंग जमोरियन ने। ये इसका आंसर। फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया कौन है, ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, मुनरो, फ्रांसिस्को द अल्मेडा या मिंटो। तो आपका याद रखना है, इसका ऑप्शन है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। पहला गवर्नर का नाम क्या है जो भारत में आया, जिसका नाम है, फर्स्ट गवर्नर कौन था पुर्तगालियों का, उसका नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ये पहला गवर्नर है किसका, पुर्तगालियों का भारत में। और इसकी के साथ एक पॉलिसी जुड़ी है जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी, जो मैंने आपको अभी बताई थी पीछे, ब्लू वाटर पॉलिसी, मास्टर्स ऑफ द इंडियन ओशन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पोर्तुगीज पावर, पोर्तुगीज पावर की फाउंडेशन किसने रखी, अल्बुकर्क ने, जिसको क्या बोला गया था, रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा, पोर्तुगीज ने गोवा को कब कैप्चर किया है, 1510 में। और 1961 में हमने इनको छुड़वाया है ऑपरेशन विजय करके। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस सेट था जो हमने यहां पर पढ़ा हुआ है। उसके बाद ये समरी है यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। पहले कौन आए थे, पोर्तुगीज आए 1498 में एंड लेफ्ट लास्ट, और लास्ट में गए हैं कब, 1961 में ये लोग गए हैं यहां से। और हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय, तो याद रखना है। उसके बाद दूसरे, ये पहले नंबर पे आए, दूसरे नंबर पे कौन आया, डच आए 1605 में। और यहां से कब गए, 1759 में। ये जो बैटल ऑफ बेदारा हुई थी ये किसके बीच में हुई थी, डच वर्सेस ब्रिटिशर्स, तो आपको ये याद रखना है। और इसकी वजह से यहां पर इनकी हार हुई थी। तीसरे नंबर पर कौन आया, ब्रिटिशर्स 1608 में आए हैं और 1497 में यहां से गए हैं।
फिर फोर्थ नंबर पे यहां पर कौन आया, डेनिश 1620 में आए और 1745 में यहीं से चले गए थे। फिर फ्रेंच 1668 में आए हैं और 1954 में यहां से क्या हो गए थे, वापस चले गए थे। तो यहां पर आपको याद रखना है, यूरोपियंस मेनली किस लिए आए थे, केम टू इंडिया फॉर ट्रेड बट ग्रेजुअली गेन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंस। तो धीरे धीरे ट्रेड करने के लिए आए थे, धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंस भारत में हासिल करना शुरू कर दी थी। तो फिर ये यहाँ पर पोर्तुगीज जो है फर्स्ट एंड लास्ट टू गो है, 1498 में आए थे, 1961 में यहां से वापस जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपके सामने ये कुछ चीजें थी जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप YouTube पर कॉग्निसिव का ऐप क्या कर सकते हो, उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है कॉग्निसिव, वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप हमारा कॉग्निसिव ऐप भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आज की क्लास थी जो इंपॉर्टेंट थी और जिसमें हमने पढ़ा द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इस सीरीज को हम आगे भी बढ़ाएंगे और धीरे धीरे पूरी मॉडर्न हिस्ट्री हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपके इंपॉर्टेंट डाउट्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और आपकी जो ये तैयारी चल रही है एग्जाम में, इसमें हम भी क्या करेंगे, अपना रोल प्ले करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।